Hello students, welcome to YSR Academy. Today we are going to start with a very interesting chapter which is called as Inheritance and Variation. Now students, before I talk about the chapter in further details, first let's quickly understand the part of this chapter. सो आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से डील करते हैं एंड दैट आर नथिंग बट द जेनेटिक्स. सो जेनेटिक्स जब अपन बात करते हैं तो मेनली आपके पास दो चैप्टर्स है जो मैं बैक टू बैक लूंगा. द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो आज अपन स्टार्ट करेंगे एंड द सेकेंड चैप्टर इज व्हाट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. Students, both of these chapters fall under the umbrella or the bracket of genetics. So genetics का सबसे पहला वाला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं which is called as inheritance and variation. स्टूडेंट्स, अभी ये चैप्टर जो है अगर आप देखेंगे ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. Now what exactly do we understand by the term inheritance and variation? Now students, you must know that, or you should be knowing that we have certain kind of similarity in terms of character. आपके पेरेंट्स के साथ आपके कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स मैच होते हैं. इट कैन बी हाइट, it can be color of the skin, it can be the pattern of your hair, or color of your eyes or whatever. कहीं ना कहीं आप आपके पेरेंट्स से कोई ना कोई फॉर्मेट में तो आप रिसेंबल करते ही हो. ओके, बट यू आर नॉट आइडेंटिकल. एग्जैक्टली राइट, यू डू नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक अ पेरेंट्स, but you share certain kind of similarity or certain kinds of characters with them. Now what exactly is this? Can I say that आपके पास जो कैरेक्टर्स है उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर्स यू आर इनहेरिटिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स. इनहेरिट मतलब क्या? पेरेंट्स आपको वो कैरेक्टर्स आपके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं. Now this process, ये जो common understanding है, it is nothing but what is called as variation. Now students, after variation, see, understand, आप अगर 100% characters आपके parents आपको देते हैं, so you would be very identical to your parents. But is that the case? That is not the case. So what is exactly the matter here? That certain kinds of characters, कुछ specific characters रहेंगे जो parents आपको transfer करते हैं. इसके बाद आपका खुद का जेनेटिक मेकअप, आपका खुद का डीएनए इज गोइंग टू डिजाइन योर जेनेटिक डीएनए और द डीएनए इन सच अ वे दैट देयर कैन बी सर्टेन डिफरेंसेस ऑल्सो. कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी पेरेंट्स के साथ और कुछ को डिफरेंसेस भी रहेंगे. सो बाय एंड लार्ज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म जेनेटिक्स, आपको एग्जैक्टली क्या समझ में आ रहा है? जेनेटिक्स इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग योर ओन जेनेटिक मेकअप. It can be understanding your DNA or chromosome. Also, you understand how do you get that genetic material. So from your parents, and certain kind or certain percentage of your genetic makeup is also contributed by you yourself. So therefore, इस दोनों का mixing, इस दोनों का combination is going to give you as a person. सो देयरफॉर एग्जैक्टली क्या है ये? नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. एंड जैसे कि मैंने बताया जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं दे आर नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज वेरिएशन. सो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट एक अंडरस्टैंडिंग के बाद अभी थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं डेफिनेशन वाइज व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय द टर्म इनहेरिटेंस. अभी जितना मैंने बताया उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है इनहेरिटेंस क्या हो सकता है? इनहेरिटेंस क्या हो सकता है? इनहेरिटेंस देखो वर्ड खुद बता रहा है. लुक एट दिस वर्ड केयरफुली. व्हेन वी टॉक अबाउट इनहेरिटेंस इज, कैन आई से ट्रांसफर, ओके, ट्रांसफर ऑफ genetic transfer of genetic material, okay, from one generation, from one generation to another. जब कोई भी कैरेक्टर हो और कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, इट इज नथिंग बट द वेरिएशन. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बाय द वर्ड जेनेटिक मटेरियल कैन आई से, मैं इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस एज कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि मैंने बताया हेयर कलर, आई कलर,
height of an individual, all of these different kinds of characters, when you receive from one generation to another, or you're transmitting from one generation to another, is nothing but what is called as variation. Now students, ये variation exactly, sorry, ये जो inheritance exactly, जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई one generation से दूसरे generation में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो transfer होता है, this transfer always occurs from parents to what is called as offsprings. Offsprings मतलब क्या? Offsprings मतलब babies. ओके, इसको आप बायोलॉजी में also you can call it as progeny. ठीक है, सो जब कैरेक्टर्स आप एक जनरेशन जो कि पेरेंट्स होंगे आप ट्रांसफर करवा रहे हो प्रोजेनी में, इट इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. अगर बाय चांस इनहेरिटेंस आता है, ओके, इनहेरिटेंस आता है, कैन आई से 100% यू आर नॉट गोइंग टू बी आइडेंटिकल? जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप 100% आइडेंटिकल तो नहीं रहोगे. सो मतलब क्या कि इनहेरिटेंस अगर आप कर रहे हो जिसमें सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, तो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग बट द वेरिएशंस. स्टूडेंट्स, अब वेरिएशन क्या रहेगा? वेरिएशन अगर सिंपल टर्म्स में अपन जानने का कोशिश करें, सो इट इज नथिंग बट द differences between parents and offsprings. ओके, जो भी डिफरेंसेस आप में और आपके पेरेंट्स में दिखते हैं, वो डिफरेंसेस क्यों आए? बिकॉज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज वेरिएशन. सो वेरिएशन इज नथिंग बट द चेंजेस दैट यू सी इन एन ऑर्गेनिज्म. अगर मेरे को इसको शॉर्ट फॉर्म में करना रहा, तो आई कैन से दैट कि वेरिएशंस इज नथिंग बट द डिफरेंसेस दैट यू सी इन एन ऑर्गेनिज्म और चेंजेस दैट यू सी इन एन ऑर्गेनिज्म. सो दैट वो चेंजेस जो है उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप वेरिएशंस कहेंगे. तो ये स्टूडेंट्स दोनों चीजें अपने को क्यों समझनी है? चैप्टर का फाउंडेशन इन दोनों डेफिनेशंस पे ही है. आप चैप्टर का नाम भी देख सकते हैं, ये पूरा फाउंडेशन जो है इन दोनों डेफिनेशंस पे टिका है. बिकॉज अपने को ये जानना है कि एग्जैक्टली ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर कैसे रहा है. So it is very important when you see or when you look at the definition कि ऐसा हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है. You should also understand कि why, कि why, what is the exact reason behind that. So therefore, to keep that things in mind, to keep that things in continuum, you have to make sure that you should know how and why is it happening. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्पस, वो अंडरस्टैंड करने के लिए इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है. सो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तो मैंने डिस्कस कर लिया, बट हाउ आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस चैप्टर इन जनरल? So students, there was one scientist, okay, who is one of the greatest scientists of all the time, and that scientist was Gregor Johann मेंडल. आई थिंक आपने ये लोअर क्लासेस में ये नाम सुना भी रहेगा, ग्रेगोर जोहान मेंडल. नाउ व्हाट और हु इज दिस पर्सन? ग्रेगोर जोहान मेंडल को आप यू कॉल हिम एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स. वाई इज इट सो? आपको खुद को ही आंसर आ जाएगा कि मैंने इसको ये टैग यहां पे क्यों लिखा है. सो फादर ऑफ जेनेटिक्स, द टैग वाज गिवन टू ग्रेगोर जोहान मेंडल, इन शॉर्ट मेंडल, जिन्होंने सबसे पहली बार इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का कॉन्सेप्ट पुट फोर्थ किया. सो ही वॉज इन जनरल व्हेन ही वॉज वर्किंग ऑन अ प्लांट. ओके, एक प्लांट के ऊपर उन्होंने थोड़ा आइडेंटिफिकेशन करने का कोशिश किया. किसी अंडरस्टैंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू हाईलाइट हियर, कि जब मैं बात करता हूं कि इन्होंने ये डिस्कवरी की है या XYZ साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है, उसके पीछे लॉजिक आपको पता होना बहुत जरूरी है. सी नॉट दैट अर्लियर, अभी इनका जो रिसर्च वर्क है, इट स्टार्टेड अराउंड 1820s. ओके, सो 1800s के आसपास का काम है. सो नॉट दैट कि उसके पहले किसी ने ये सोचा नहीं था. उसके पहले के सारे इंसान एक ही जैसे दिख रहे थे क्या? या उसके पहले के सारे सबके सब एकदम जेरोक्स थे क्या? नहीं, देयर वर डिफरेंसेस इवन देन. बट व्हाट मेड दैट स्पार्क और व्हाट मेड दैट थिंग वेरी डिफरेंट was ability to ask question and as to why is this thing happening. ये चीज हो क्यों रहा है ये जानना बहुत जरूरी था. एंड उधर ही
ये पाइनियर रोल, ये जो सबसे फंडामेंटल रोल जिन्होंने प्ले किया वाज नथिंग बट द ग्रेगोर मेंडल। सो इसके वजह से आप इनको एक रिनाउंड और एस्टीम्ड साइंटिस्ट का दर्जा देते हैं, बिकॉज ही वॉज दैट पर्सन हु laid the foundation of what is called today called as genetics. Not that I'm not saying that he was right in all the sense, nothing of that sort. Scientists are most of the times in certain aspects they're wrong, but he was the first person to actually put forth the concept of genetics as to why is these things happening, why are these differences, why is certain characters like this, और ये dissimilarity similarities क्यों है, ये सारा जो पूरा bucket full of information है, ये सबसे पहले बार सोचने का contribution जो है is nothing but going to the Mendel, and therefore Mendel was very very special in that sense. So students, when we talk about Mendel was a scientist who was working on a plant. Okay, so he was working on a plant. Now मेंडल के बारे में अगर मैं बात करूं, so जैसे कि मैंने कहा ये एक प्लांट के ऊपर काम कर रहा था. ओके, प्लांट के ऊपर काम कर रहा था. द नेम ऑफ द प्लांट, और ये प्लांट आपको एज अ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको नाम याद रखना. द नेम ऑफ द प्लांट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पाइसम सटाइवम. ओके, पाइसम सटाइवम. Now, Pisum sativum in other terms is also called as garden pea. आपने मटर तो सुना रहेगा, So मटर और garden pea was the common name. Garden pea was the common name for a plant called as Pisum sativum, जिसके ऊपर मेंडल काम कर रहे थे. Exactly काम करना क्या था? सो गार्डन पी या पाइसम सटाइवम जो था, उन्होंने उस प्लांट के ऊपर अलग अलग जो उनकी थ्योरीज थी वो टेस्ट करके वहां से क्या रिजल्ट आ रहे हैं इसके बारे में जानने का और फाइंड आउट करने का कोशिश किया. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट गार्डन पी, व्हाई डिड ही चोज गार्डन पी? गार्डन पी जो होता है ना, गार्डन पी, इट इज अ एनुअल प्लांट. ओके, सो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये है ना भैया एनुअल प्लांट है. एनुअल प्लांट मतलब क्या, ये ना ऑल राउंड आपको मिलता है. एंड सेकेंडली कि इसका जो है ना, इसका जनरेशन टाइम काफी शॉर्टर है. सो दे हैव अ वेरी शॉर्टर जनरेशन टाइम. तो इनका जनरेशन टाइम मतलब 3 से 4 महीने में एक जनरेशन का साइकिल कंप्लीट हो जाता है. तो रिसर्च करने के लिए इनको काफी बेस्ट सूटेड प्लांट रहा. ओके, सेकेंडली, और इसका मेजर कंट्रीब्यूशन ग्रेगोर मेंडल का was also that when he was looking at the observation, he expressed, okay, जरा सुनना बच्चों इसको, he expressed his findings, in the form of ratios. सो मतलब इनका जो भी ऑब्जर्वेशन रहा वो ऑब्जर्वेशन इन्होंने रेशियोज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया. सो काइंड ऑफ इन अ वे कि इनका एक सक्सेस का रीजन ये भी था कि ही वाज एबल टू एनालाइज and take all the observations together and put it into one and express all the observations in the form of ratios. So that was his one of the most biggest achievements of the time. So therefore इन्होंने जो भी उनको findings आई, जो अभी अपन देखेंगे eventually, वो findings सारी की सारी उन्होंने ratios के form में express की. उन्होंने exactly pea plant के साथ क्या किया? तो pea plant पे उन्होंने he listed 7 pairs of contrasting characters. ओके, उन्होंने 7 pairs of contrasting characters को लिस्ट डाउन कर लिया. Now what exactly do you mean by a contrasting character, students? थोड़ा सा ध्यान देना, contrasting character exactly होता क्या है? Contrasting character, contrast is nothing but an opposite. Okay, opposite. So अगर मैं बोल रहा हूँ कि for example कोई plant का height है tall, so इसका contrast, इसका opposite क्या होगा? Short, जिसको आप dwarf बोलोगे. Exactly. So therefore he chose 7 pairs of a contrasting characters as far as this plant was concerned. तो उन्होंने अलग अलग 7 कैरेक्टर्स लिए और उन्हीं 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया. सो वो 7 कैरेक्टर्स कौन से थे, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ. आगे वाले स्लाइड में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में.
So what he took was, the very first character that he took was what is called as stem height. Okay, सबसे पहला character was nothing but the stem height. Then there was another character which was called as seed color. Okay, then third character was what is called as seed shape. Okay, then the fourth character was what is called as pod color. Okay, then fifth character was what is called as pod shape. Sixth character was flower color, and seventh character was flower position. ओके, फ्लावर पोजीशन. ये उन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को चूज किया. सो अभी मैं वापस एग्जैक्टली इसको आपको बताता हूँ यहाँ पे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या. स्टेम हाइट इज द हाइट ऑफ द प्लांट. ओके, इट्स हाइट ऑफ अ प्लांट. सो एग्जैक्टली इन्होंने देखा कि भाई हाइट कैसा है प्लांट का. हाइट कैसा है प्लांट का. एक तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया तो एक तो प्लांट जो था, प्लांट काफी ज्यादा टॉल था, या फिर ही ऑब्जर्व द प्लांट वाज वेरी वेरी स्मॉल विच इज कॉल्ड एज ड्वार्फ. ये एक उन्होंने कैरेक्टर लिया. सो हाइट के टर्म्स में सीड का कलर. नाउ मटर के प्लांट में सीड एग्जैक्टली क्या है. सीड इज अ मटर इटसेल्फ स्टूडेंट. सो उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि आपको 2 टाइप के सीड्स यहाँ पे दिखे. एक था जिसका अपीयरेंस येलो था. ओके, मैं आई एम जस्ट पेंटिंग इट फुल्ली. सो वन वाज येलो and another was green. ओके, सो उन्होंने ये 2 कैरेक्टर्स उधर स्पॉट डाउन कर लिए. तो एक येलो कलर का मटर देखा और एक उन्होंने ग्रीन कलर का मटर देखा. ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा सीड शेप. ओके, सीड शेप. नाउ सीड शेप वाज आइदर इट कुड हैव बीन अ कंप्लीट सर्कल. ओके, इट विल बी कंप्लीट सर्कुलर. ओके, कंप्लीट सर्कुलर, या फिर थोड़ा सा इसका सरफेस कुछ इस तरीके से रफ. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या लिया. उसके बाद उन्होंने लिया भाई पॉड का कलर. ठीक है, पॉड का कलर. पॉड मतलब क्या. पॉड मतलब छिलका. ठीक है, मटर जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसका कवरिंग जो है. तो इट वाज आइदर ग्रीन. ओके, और इट वाज येलो. ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने लिया है पॉड शेप. पॉड शेप वाज एक तो फुल्ली कंप्लीटली स्वोलन पॉड. ओके, पूरा पॉड स्वोलन रहेगा या फिर एकदम चपटा रहेगा. ओके, मैं इसके नाम बताऊंगा, अभी सिर्फ तुमको मतलब बता रहा हूं उसका एग्जैक्टली. ठीक है, देन यू हैड फ्लावर कलर. फ्लावर कलर वाज आइदर कलर्ड. ओके, सो कलर में भी आप कोई भी कलर ले लीजिए. मैं यहाँ पे ले रहा हूं कोई एक अलग कलर. सो एक फ्लावर कलर था जिसको कलर्ड था, एंड एक अनदर वाज अ फ्लावर विच वाज कॉल्ड एज अ वाइट फ्लावर. ठीक है, ठीक है. दूसरा एक हो सकता है फ्लावर का पोजीशन. फ्लावर का पोजीशन मतलब एग्जैक्टली अलाइनमेंट कहाँ पे था फ्लावर का. फ्लावर का अलाइनमेंट कहाँ पे था. तो फ्लावर वाज आइदर फाउंड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फ्लावर वाज आइदर फाउंड ऑन द एक्सिस, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सियल फ्लावर, और फ्लावर वाज फाउंड टू बी टर्मिनल. टर्मिनल मतलब एक्सेस, और टर्मिनल मतलब एक्सेस मतलब प्लांट्स के आसपास, सराउंडिंग. टर्मिनल मतलब एकदम टिप पे. सो एक तो उन्होंने ये 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया या सिलेक्ट किया ना. एग्जैक्टली इनके नाम क्या है उसी को जरा अभी जानते हैं. ठीक है, अभी ये अपन विल टेक इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, और शैल वी डू इट हियर ओनली. चलो यहीं पे कर लेते हैं. तो उन्होंने सबसे पहला देखो क्या किया. उन्होंने सबसे पहला बात किया स्टेम का हाइट. करेक्ट. अभी देखो स्टेम का हाइट उनको जो मिला है वो 2 है. वन वॉज टॉल, another was dwarf. ठीक है, सो वन was tall, another was dwarf. ठीक है, दूसरा कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया, चलो बताइए. करेक्ट, उन्होंने ले लिया है सीड
कलर। ना बच्चों मेरे को बता सकते हैं सीड कलर क्या क्या लिखूं सीड कलर में, देखो जरा, सीड कलर वाज येलो और सीड कलर वाज राउंड। ठीक है, उसके बाद देन उन्होंने क्या लिया है, सीड शेप। सीड शेप वाज एक तो राउंड और इट वाज रिंकल्ड। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट बीइंग पॉड कलर। पॉड कलर was either green और पॉड कलर was येलो। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया पॉड शेप। now pod shape what he observed was either inflated or it was constricted। constricted मतलब चपटा, inflated मतलब swollen। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या लिया, उसके बाद उन्होंने लिया है फ्लावर का कलर। ओके, फ्लावर का कलर, एक तो फ्लावर का कलर वॉज कलर्ड मतलब कोई भी टाइप का कलर, पर्पल वगैरह, या फिर ही ऑब्जर्व्ड वॉज वाइट। ठीक है, और द लास्ट इज फ्लावर पोजिशन। ना फ्लावर पोजिशन क्या, फ्लावर पोजिशन वॉज अभी जैसे कि मैंने बताया वहां पे भी, आइदर इट कैन बी एक्सियल और एल्स इट कैन बी। देखो समझ में आ रहा है क्या, देखो समझ में आ रहा है। सो देयरफॉर अभी तक मैंने क्या किया, अपन ने देखा स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, सीड कलर विच वाज येलो और ग्रीन, येलो और आई एम सो सॉरी, सो येलो एंड यहाँ पे होना चाहिए ग्रीन। okay, yellow or green. Then it can be seed shape which can be round or wrinkled. Pod color can be green or yellow. Pod shape can be inflated or constricted. Flower color can be colored or white, and flower position can be either axial or terminal. So ये 7 different pairs of contrasting characters उन्होंने नोट डाउन कर लिया। और ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होने बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए या फिर ऐसे बीच में से कोई भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना जरूरी है। सो बेंडल ने ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया और इसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया। नाउ स्टूडेंट्स रिसर्च कर क्या किया क्या नहीं वो जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि कुछ आपको टर्म्स, बिफोर वी बिगिन एंड प्रोसीड फर्दर, आपको कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज पता होना बहुत जरूरी है। जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज। Now what are genetic terminologies? Genetic terminologies मतलब जो डेफिनेशंस आपको बेसिक जेनेटिक समझने के लिए जो डेफिनेशंस आपको पता होने जरूरी है, वो डेफिनेशंस थोड़ा जानने का भी कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहला इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय कैरेक्टर स्टूडेंट्स? कैरेक्टर इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक फीचर, ओके, अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म का कुछ स्पेसिफिक फीचर, मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझे। यहां पे से फॉर एग्जांपल कैन बी हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट कैन बी अ कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ये सारे कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर ऐसा है कि जो एक पर्टिकुलर फीचर है उस ऑर्गेनिज्म का, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी, तो उसको आप कैरेक्टर बोलते हो। ठीक है, दूसरा वाला डेफिनेशन जो है इज नथिंग बट द ट्रेट। कनेक्टिंग है ट्रेट। ठीक है, ट्रेट। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली द ट्रेट स्टूडेंट्स? ट्रेट का एग्जैक्ट मतलब क्या है? ट्रेट इज नथिंग बट अ डिटेक्टेबल
डिटेक्टेबल वेरिएंट। ओके, ट्रेट इज नथिंग बट द डिटेक्टेबल वेरिएंट। डिटेक्टेबल वेरिएंट मतलब जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द प्लांट था, क्या हो सकता है? एक तो जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, एक तो टॉल प्लांट हो सकता है, या फिर करेक्ट डॉर्फ प्लांट हो सकता है। आई कलर, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आई कलर बोलूं मैं, तो आई कलर कहना है, आई कलर आइदर कैन बी से ब्लैक और से फॉर एग्जांपल ब्राउन, ऐसे ये सारे जो है इसको ट्रेड बोलते हो। आप जब उस अम्ब्रेला को बात करते हो कि से कलर, ठीक है, तो कलर को मैंने बोला, तो कलर को आपको समझना है कि वो कलर एक कैरेक्टर है, ठीक है, और उसके अंदर जो भी कलर्स रहेंगे फिर उस ऑर्गेनिज्म को लेकर वो सारे ट्रेड्स हो गए उसके। सो देयरफॉर कैरेक्टर हो गया, ट्रेड हो गया, ठीक है। तीसरा डेफिनेशन, तीसरा डेफिनेशन इज नथिंग बट द फैक्टर। अभी मैं दो डेफिनेशन यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है, दो डेफिनेशन यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूँ। क्या है एग्जैक्टली जरा समझो अभी, ठीक है। कैरेक्टर इज नथिंग बट द यूनिट, सॉरी, फैक्टर इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन क्या मतलब एग्जैक्टली इसका, क्या मतलब? ऐसा कुछ चीज जो एक्सप्रेशन में बहुत हेल्प करेगा, ऐसा कोई फैक्टर, ऐसा कोई फैक्टर जो आपको एक्सप्रेशन में बहुत हेल्प करेगा, उसको आप बोलते हो फैक्टर, उसको आप फैक्टर बोलते हो। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मेंडल, मेंडल के जमाने में जब मेंडल ये काम कर रहा था, उस जमाने में मेंडल ने इस यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन को, ओके, द यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन को मेंडल ने ही बोल दिया था कि भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फैक्टर्स। ओके, कुछ तो ऐसा है जिसको आप फैक्टर बोलते हो, एंड दैट समथिंग, ओके, वो समथिंग जो है उन्होंने, जिसने मेंडल ने बोला था कि भाई ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है, इट इज नथिंग बट, कुछ तो है वो, कुछ तो है जो ना एक्सप्रेशन के लिए बहुत जिम्मेदार है, एक्सप्रेशन के लिए बहुत जिम्मेदार है। नथिंग बट एक्सप्रेशन इज समथिंग, सब कुछ तो है ऐसा, समथिंग इज देयर जो एक्सप्रेशन कर रहा है। उस वक्त पे उनको ये चीज नहीं पता था, बट ये यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन तो जरूर है। एंड एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम ये यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन दो चीजें करता है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, okay, it is responsible for inheritance and it is responsible for variation, okay, it is responsible for variation. Today when you look back, today when you look back, you understand कि भाई मेंडल जो चीज बोल रहे थे ना इसके बारे में, ये इट इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज जीन। उसको आप जीन बोलते हो आज। अब एग्जैक्टली क्या है जीन, डिफाइन करेंगे, 10th स्टैंडर्ड में था, जरा रिकलेक्ट करने का ट्राई करो, क्या था जीन? जीन इज नथिंग बट द, इट इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ओके, एक बड़े से डीएनए का छोटा सा सेगमेंट होता है जिसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो जीन। मतलब ये भाई अगर मान लो डीएनए है तुम्हारा, तो इसके अंदर का छोटा सा सेगमेंट मान के चलते ये वाला, ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, तो दिस सेगमेंट जो मैंने हाईलाइट किया उसको क्या बोलेंगे आप? जीन बोलेंगे, ठीक है। सो ये जीन जो होता है, ये जीन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? Again, it is responsible for, I'm going to just change the color. It is responsible for same inheritance, okay, ये भाई साहब inheritance के लिए and expression के लिए जिम्मेदार है, okay, expression के लिए जिम्मेदार है। सो उसी को, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में इसको दो अलग अलग डेफिनेशन, आपके टेक्स्ट बुक में हालांकि बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बट मैं जितने अभी चाहिए उतने अभी कवर करवा दूंगा, एंड जो बाकी बचे हुए डेफिनेशंस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझते जाएंगे, तो अलग से उनको कैटेगोरिकली मैं यहाँ पे तो मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने देखा कैरेक्टर क्या है, आपने देखा ट्रेट क्या है, आपने देखा फैक्टर क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now the next, the fourth definition is nothing but what is called as allele, okay, allele. Students, what is allele? What is allele? देखो जरा, ध्यान देना, ध्यान देना। Two or more alternative forms of the gene, okay, two or more alternative forms of the gene
occupying the same locus on a क्रोमोसोम। सो एक क्रोमोसोम पे दो अलग अलग, दो या दो से अलग अलग जीन के फॉर्म्स, ओके, टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस। लोकस मतलब लोकेशन। एक क्रोमोसोम पे एक ही कैरेक्टर के दो या दो से ज्यादा जीन्स को मैंने क्या बोला? मैंने बोला अलील्स। अलील्स इन अदर टर्म्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, okay, alleles in other terms can also be called as allelomorph, okay, they can also be called as allelomorph। 2 मिनट होल्ड कीजिए, ये डेफिनेशन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा टेंशन का बात नहीं। होल्ड कीजिए, ये डेफिनेशन पे मैं वापस आऊंगा, ठीक है। फिफ्थ वाला डेफिनेशन है वो देखो, डोमिनेंट है, डोमिनेंट। अब डोमिनेंट क्या है भैया? डोमिनेंट क्या है? देखो, in genetics dominant character, a character, okay, a character which is expressed, okay, which is expressed always, ऐसा कैरेक्टर जो हर बार एक्सप्रेस होगा, उस कैरेक्टर को मैंने क्या बोला? डोमिनेंट। नो मैटर व्हाट हैपेंस, ये कैरेक्टर आपको हर जनरेशन में दिख जाएगा। इसके वजह से वर्ड देखो क्या पड़ गया उधर, नाम क्या पड़ गया? डोमिनेंट बोल दिया अपन। डोमिनेंट का मतलब क्या? डोमिनेंट का मतलब ये कि ऐसा कैरेक्टर जो आपको हर बार दिखेगा, हर जनरेशन में दिखेगा, उस कैरेक्टर को मैंने बोला डोमिनेंट। ना थोड़ा सा मैं एक डेफिनेशन कवर करता हूं, फिर आपको एक साथ सबका मतलब बता देता हूं। सो सिक्स्थ डेफिनेशन इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिसेसिव। व्हाट इज रिसेसिव? रिसेसिव मतलब क्या? इसका डोमिनेंट का ही भाई है। कैरेक्टर which is suppressed, a character which is suppressed in presence of dominant character। एक ऐसा कैरेक्टर जो डोमिनेंट कैरेक्टर के होते हुए सप्रेस होगा, उस कैरेक्टर को मैंने बोला रिसेसिव। मतलब क्या? अगर बाय चांस डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है कोई भी जनरेशन में, अगर एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है तो फिर डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा। अगर बाय चांस रिसेसिव आया तो रिसेसिव एक तो अगर डोमिनेंट है तो आ नहीं सकता, ओके। डोमिनेंट अगर कैरेक्टर है तो रिसेसिव दिखेगा ही नहीं आपको। तो सर रिसेसिव कौन से कंडीशन में दिख सकता है, कब दिख सकता है? रिसेसिव कैरेक्टर कैन ओनली बी सीन, ओके, इट कैन ओनली बी सीन with identical recessive allele, okay, identical recessive allele मतलब कि भाई सेम अपने जैसा अगर रहा तो फिर ये दिख जाएगा। अगर आप उसके साथ एक डोमिनेंट कैरेक्टर बाजू में रहा तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा। सो जब तक डोमिनेंट कैरेक्टर है तब तक क्या एक्सप्रेस होगा? करेक्ट, डोमिनेंट। और अगर मैंने बाय चांस डोमिनेंट हटा दिया तो जो आपको कैरेक्टर मिलेगा, जो कैरेक्टर बचेगा, अगर वो रिसेसिव है तो ही वो अपने जैसे रिसेसिव के साथ एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज रिसेसिव कैरेक्टर आपको कभी भी नहीं दिखेगा ना। ये दोनों डेफिनेशन को समझने के लिए जरा पीछे जाओ, ओके, इधर देखो ना। कैन यू सी यहाँ पे कि मैंने ना लेफ्ट साइड में कुछ कैरेक्टर्स बनाए, सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच इज लाइक से फॉर एग्जाम्पल इधर से टॉल, ओके, तो इधर से चालू हो रहा है, दिस इज हाउ इट इज, ओके, ऐसा। इसके अंदर के सारे कैरेक्टर जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, इट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट, ओके। सारे कैरेक्टर जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो उसको डोमिनेंट बोलना है। ऐसे कैरेक्टर वो अपने राइट साइड में दिख रहे हैं, देखो, उसको आप क्या बोलेंगे? रिसेसिव, उसको आप बोलेंगे रिसेसिव, ठीक है। So, out of 7 pair of contrasting characters, the characters that you're seeing on the left side are nothing but the
dominant characters, and the characters which are on the right side are recessive characters. Now, dominant character. How do you talk about a dominant and a recessive character? Pay attention now. इसके ऊपर थोड़ा सा elaborate करना है because काफी ज्यादा important है. जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर, बच्चों सुना जरा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स. ओके, आप उसको कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर मैं बोलूं रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में, तो रिसेसिव कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो? रिसेसिव आप करते हो रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर. ओके, यू रिप्रेजेंट इट बाय स्मॉल लेटर ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर. मतलब क्या? चलो देखते हैं एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. सो अगर बाई चांस मेरे को पहले डोमिनेंट के बारे में बात करना है, देखो डोमिनेंट कैसे लिख रहा हूं. इट विल बी कैपिटल लेटर्स ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर. तो कैपिटल टी दो बार क्यों लिया? कंडीशन इज डिप्लॉयड हियर. सो कैपिटल टी. मैंने क्या बोला? रिसेसिव. क्यों रिसेसिव? कैसे लिखोगे? करेक्ट. तो क्या करना है? स्मॉल लेटर्स ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर. स्मॉल लेटर्स ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब इट विल बी स्मॉल टी. समझे? ऐसा. अगर बाई चांस मेरे को इसका बात करना है तो येलो का, सो इट विल बी कैपिटल वाई. इधर क्या रहेगा? इट विल बी यस स्मॉल वाई. ठीक है. अगर मैं बात कर रहा हूं से फॉर एग्जांपल राउंड का, सो राउंड का आप क्या करेंगे? राउंड का यू कैन राइट इट एज, मैं यहां पे लिख रहा हूं कैपिटल आर. ओके, और इसको क्या कर देंगे? करेक्ट, स्मॉल आर. वेरी गुड. ग्रीन को क्या करेंगे? करेक्ट, इट विल बी कैपिटल जी. इधर क्या करूं? यस, इट विल बी स्मॉल जी. ओके. इन्फ्लेटेड कैपिटल आई. कंस्ट्रिक्टेड स्मॉल आई. colored will be capital C, and white will be small c. Okay, axial capital A, and terminal will be small a. स्टूडेंट्स ये आपको नाम याद रखने हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. टॉल कैपिटल टी है. येलो इज कैपिटल वाई. सो dominant characters will always be expressed in the form of expression wise in capital forms, and recessive will be small letter of the dominant form. So therefore मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब क्या? आई होप ये दोनों डेफिनेशंस फिर हम लोग कैसा इसका जो डिनोशन है वो कैसे किया, आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पर से फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं डोमिनेंट कैरेक्टर का या फिर रिसेसिव कैरेक्टर का, इसका एग्जांपल थोड़ा देखते हैं अपन ताकि आपको समझेगा एग्जैक्टली. ठीक है, जैसे मान के चलो पहला कंडीशन देखेंगे. ठीक है, पहला कंडीशन देखते हैं. ओके, मान लो कि आपके पास एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव है. ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? चलो यहाँ पे वीडियो जरा पॉज करिए और जरा सोचिए इधर एक्सप्रेशन क्या होगा. डेफिनेशन ऊपर देखो. डेफिनेशन मैंने क्या बोला है? डोमिनेंट कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड ऑलवेज. रिसेसिव कैरेक्टर विल बी सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर. मतलब वो दिखेगा नहीं अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो. कंडीशन देखो यहाँ पे, एक कैरेक्टर मेरा डोमिनेंट है, दूसरा कैरेक्टर मेरा रिसेसिव है. अगर एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव है, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? करेक्ट, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? देखो जरा, यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा डोमिनेंट, यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा डोमिनेंट. ठीक है, चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. से फॉर एग्जांपल मैंने लिया डोमिनेंट और डोमिनेंट. अभी ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सप्रेशन करेक्ट, यहाँ पे तो डोमिनेंट एक्सप्रेस हो जाएगा बिकॉज यहाँ तो कुछ है भी नहीं. पहले वाले केस में भी डोमिनेंट एक्सप्रेस हुआ, बट वहां पे थोड़ा सा ये था कि भाई रिसेसिव भी है तो क्या करें, बट रिसेसिव का कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा. देन अब देखिए, अगर मान लो कि सिर्फ रिसेसिव है तो अभी क्या एक्सप्रेस करूं? अभी भाई हुक और बाय क्रूक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द कैरेक्टर एक्सप्रेस वुड बी रिसेसिव. तो रिसेसिव एक्सप्रेस होगा. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? तो मतलब क्या, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर बाई चांस इसके अंदर कहीं डोमिनेंट दिखा आपको, डोमिनेंट दिख नहीं रहा, डोमिनेंट अगर दिख नहीं रहा तो एक्सप्रेशन रिसेसिव का ही करवा दो, रिसेसिव का एक्सप्रेशन करवा दो. बट अगर बाई चांस एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो फिर एक्सप्रेशन डोमिनेंट का होगा. चलो और थोड़े अच्छे एग्जांपल लेते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको
कैपिटल टी, कैपिटल टी। ओके, एक्सप्रेशन क्या आएगा? दोनों डोमिनेंट है तो आंसर ऑल्सो विल बी डोमिनेंट विच विल बी टी। ओके, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर रिसेसिव, कैपिटल फॉर डोमिनेंट, एक्सप्रेशन आएगा डोमिनेंट का ही। ओके, बट अगर मैंने ऐसा कर दिया तो डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा है आपको? नहीं, तो फिर एक्सप्रेशन किसका कर दूं? रिसेसिव का, खत्म। ऐसा है वो। इसको और फर्दर थोड़ा समझते हैं, सातवां डेफिनेशन लेते हैं, फिर मैं चारों को से और दो डेफिनेशन लेंगे, फिर डोमिनेंट, रिसेसिव और वो दो डेफिनेशन को कंबाइन करके फिर समझते हैं। चलो स्टार्ट करें। विच इज द सेवेंथ डेफिनेशन। सेवेंथ डेफिनेशन, ओके, सेवेंथ डेफिनेशन इज नथिंग बट द फिनोटाइप। स्टूडेंट्स, फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप इज द physical characteristics, okay, physical characteristics of organism। कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप बोलते हो फिनोटाइप। ओके, मतलब से फॉर एग्जांपल देयर इज राम, राम का कलर व्हाइट है, स्किन कलर व्हाइट है, दिस इज अ फिनोटाइप ऑफ हिम। सो व्हेनेवर आई एम सेइंग कि उसका बाल, राम का बाल स्ट्रेट है, इट्स अ फिनोटाइप। सो वट एवर यू आर सीइंग, जो आपको दिखता है, जो विजिबल है, जो कैरेक्टर विजिबल है, जो आपको फिजिकली दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, उस कैरेक्टर को अपन बोलेंगे फिनोटाइप। एग्जाम्पल देखते हैं। कैन आई से टॉल इज द फिनोटाइप, ड्वार्फ इज द फिनोटाइप। दिख रहा है ना, प्लांट का हाइट दिख रहा है, ठीक है। येलो कलर इज द फिनोटाइप, ठीक है, येलो कलर ऑफ सीड इज द फिनोटाइप, एक्सेट्रा। समझा? तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में जो मैंने अल्फा, जो वर्ड्स में लिखा है ना, जो वहां पे वर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है ना, वर्ड्स के अंदर, वो सारा का सारा कैरेक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा? इट विल बी नथिंग बट द फिनोटाइप। वो तुम्हारा फिनोटाइप है, ठीक है। तो इसका ये दूसरा डेफिनेशन, अगेन दूसरा भाई इसका एट्थ डेफिनेशन विच विल बी जीनोटाइप। जीनोटाइप, what is a genotype? Genotype is nothing but the geno मतलब genetic, so genotype is nothing but the genetic constitution, okay, genetic constitution of organism, okay, genetic constitution of organism। what is genetic constitution? genetic constitution मतलब genetic makeup, कोई भी इंसान का डीएनए कैसा है ना, जरा समझना इसके। अगर बाय चांस मेरे बालों का पैटर्न जो है, से फॉर एग्जांपल स्ट्रेट है, तो कहना है से मेरे को बाल स्ट्रेट तब आए होंगे जब मेरे डीएनए में वैसा टाइप का जीन रहा होगा जो स्ट्रेट बाल बना रहा है, इजंट इट? सो कहना है से जीनोटाइप ऐसा चीज है जो आपको बाहर से दिखेगा नहीं, इजंट इट? सो मतलब क्या, जीनोटाइप ऐसा चीज है जो डीएनए में प्रेजेंट होगा, जो जीन में प्रेजेंट होगा, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वट एवर इज प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए, इनसाइड द सेल और इनसाइड द जीन इज नथिंग बट द जीनोटाइप। चलो एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। कैन आई से कैपिटल टी इज अ जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन इज अ जीनोटाइप, स्मॉल टी इज अ जीनोटाइप। सो ये क्या है? ये अल्फाबेट्स क्या, ये जो है ऐसा प्लांट के ऊपर दिखता है क्या? नहीं ना, प्लांट का दिखता क्या है? प्लांट का दिखता है हाइट, टॉल होगा, डॉर्फ होगा, कलर होगा, शेप होगा, व्हाटएवर। ये सारी चीज जो दिखती है उनको मैंने क्या बोला? उनको मैंने बोला है फिनोटाइप। और जो कैरेक्टर जो दिख रहा है उसके पीछे जो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है, वो जो प्रेजेंट है हमारे डीएनए में या फिर जीन में, दैट इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। देखो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है क्या डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूं? देखो समझ में आ रहा है क्या? बोलने का मेरा मतलब ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, आपको और दो डेफिनेशन आपको एक साथ लेने हैं, और दो डेफिनेशन आपको एक साथ समझने हैं। जैसे इधर कि फॉर एग्जाम्पल डोमिनेंट, रिसेसिव, एंड देन यू शुड नो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अभी मैं दोनों डेफिनेशंस को, मतलब चारों डेफिनेशंस को अब कंबाइन कर दे रहा हूं, जरा ध्यान देना। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अगर मैं बोल रहा हूं टॉल प्लांट, तो अगर मैं बोलूं टॉल प्लांट तो कहने से
टॉल ये कैरेक्टर आपको दिखता है ना, ये चीज दिख रहा है ना आपको, तो कैन आई से दिस विल बी द करेक्ट, समझिए आपको, दिस विल बी द फिनोटाइप। और अगर मैं बोलता हूं से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं डॉर्फ प्लांट, ओके, अगर मैं बोलूं डॉर्फ प्लांट, क्या मतलब निकालोगे डॉर्फ प्लांट? अगर अगेन कैन आई से ये दिख रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, बराबर है, ये भी फिनोटाइप है। बट प्लांट का हाइट टॉल तब रहा होगा जब उसके अंदर एक टाइप का जेनेटिक मेकअप रहा होगा, आइदर इट कैन बी दिस और दिस, बिकॉज इस केस के अंदर भी टॉल दिखेगा, इस केस के अंदर भी टॉल दिखेगा, जैसे कि मैंने बताया। अगर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, थोड़ा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, वापस देख लो, ठीक है। फिनोटाइप अगेन डॉर्फ रहा है, मतलब भाई यही उसको होना है। सो कैन आई से जो मैंने येलो में लिखा है, ये जो येलो में लिखा है मैंने, दिस, ये वाला जो चीज आप देख रहे हो, कैन आई से दिस इज नथिंग बट जीनोटाइप, it is nothing but the genotype. So students, when we talk about phenotype and genotype together, ये इस तरीके से कुछ appear करते हैं, इस तरीके से कुछ appear करते हैं। और दो डेफिनेशन देता हूं, फिर सब डेफिनेशन को एक साथ मस्त पे कंबाइन कर देंगे, चलो वो भी समझ लेते हैं। नाइन्थ डेफिनेशन इज नथिंग बट होमोजाइगस। नाउ व्हाट इज होमोजाइगस, व्हाट इज होमोजाइगस, इधर देखो, homozygous is nothing but similar types of alleles। चलो पीछे जाइए, alleles क्या है भाई, alleles क्या, देखो, two or more alternative forms of the gene occupying the same locus on the homologous chromosome or same locus on the chromosome is nothing but the allele। ना ये जो अलील है, अगर बाय चांस दो अलील सेम है, तो फिर अपन क्या बोलेंगे उसको, परफेक्ट, उसको बोलना है होमोजाइगस, उसको बोलना है होमोजाइगस। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। सो चलेगा, ये दोनों एक दूसरे का अलील है और दोनों भी सेम है, कैपिटल टी है, सेम है, ठीक है। देन सो सॉरी, ये देखो दोनों अलील सेम है, सिमिलर अलील्स बोलेंगे आप होमोजाइगस। सिमिलर टाइप के अलील्स जो दिखने में सिमिलर है, उसको बोलेंगे होमोजाइगस। अभी भी नहीं समझा, 2 मिनट रुको, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा। विच इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस। अब अगर होमोजाइगस सिमिलर अलील था, तो हेटेरोजाइगस क्या होगा, हेटेरोजाइगस विल बी करेक्ट। आता है रे तुमको सब, डिसिमिलर अलील्स। चलो एग्जांपल निकालो इसका, आई थिंक इधर वीडियो पॉज करो अगर आता है तो देखो। कैन आई से दिस विल बी अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, एक डोमिनेंट अलील है, दूसरा रिसेसिव अलील है, तो अगर एक डोमिनेंट कंडीशन है, दूसरा रिसेसिव कंडीशन है, तो दो कैरेक्टर्स एक साथ आ रहे हैं, तो कैन आई से इट विल बी अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। वो कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, यू विल कॉल इट एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। सो अभी देखो, अभी तक मैंने क्या बताया तुमको, डोमिनेंट बता दिया, मेन वाले, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है। अभी ये सारी चीजें तो देख ली, ये सारे, अभी इसको, इन सारे डेफिनेशंस को अगर अपन कंबाइन कर ले, तो देखो कैसा दिख रहा है ये। इसको देखो, मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे अभी प्लॉट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कैपिटल टी, ये जो मैंने लिखा है वो क्या है, ये जो मैंने लिखा है वो क्या है, मतलब वो फिनोटाइप है कि जीनोटाइप है, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, ये है आपका जीनोटाइप। इसका फिनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल टी, टॉल ना, डोमिनेंट है ना, टॉल। ये क्या रहा तुम्हारा, ये क्या रहा तुम्हारा, बरोबर है भैया, इसको बोलेंगे फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप। इसको क्या बोला था, इसको क्या बोला था, बरोबर, इसको बोला था जीनोटाइप। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखो तो चलेगा कि, जरा मेरे को देखो, हाँ ना बोलो, ठीक है। कैपिटल टी इज कॉल्ड एज होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस क्यों, होमोजाइगस क्यों, कंडीशन सिमिलर है,
ठीक है, मतलब अलील्स सिमिलर है, अलील्स अगर सिमिलर है तो फिर अपन क्या बोलेंगे उसको, होमोजाइगस, और एक्सप्रेशन वाइज क्या है, टॉल, तो होमोजाइगस टॉल। ठीक है, देखो ये भी, अगर ये नहीं समझा तो ये देख लीजिए, कहने से दिस विल बी डॉर्फ और होमोजाइगस डॉर्फ, होमोजाइगस डॉर्फ बोल दीजिए, फिर डॉर्फ ही बोल दीजिए, ठीक है। एंड इसको देखो, इसको देखो, ये क्या रहेगा, दो अलग अलग अलील्स है, दो अलग अलग अलील्स है, दो अलग अलग अलील्स का कंडीशन क्या होता है, दो अलग अलग अलील्स का कंडीशन क्या होता है, हेटेरोजाइगस, और एक्सप्रेशन क्या रहेगा, हमेशा डोमिनेंट का रहेगा, तो डोमिनेंट एक्सप्रेशन क्या होता है, टॉल। खत्म हो गई, ये तीन चीजें आपको समझ गई तो आपको पूरे डेफिनेशन आ गए, पूरे आ गए। बोलने का मेरा मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है कि आपको आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फिनोटाइप क्या है, आपको ये पता होना चाहिए जीनोटाइप क्या है, आपको पता होना चाहिए डोमिनेंट, व्हाट इज डोमिनेंट, यू शुड आल्सो नो व्हाट इज रिसेसिव, यू शुड नो व्हाट इज होमोजाइगस, एंड यू शुड नो व्हाट इज हेटेरोजाइगस। ओके, ये इतने डेफिनेशन आप पढ़ लिए ना बेसिक वाले, यू नो यू आर डन विद इट, यू आर डन विद इट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार एक क्विक स्कैन देख लो, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप एक बार देख सकते हैं, भाई कैरेक्टर का बात किया, ट्रेट का बात किया, फैक्टर जिसको आपने जीन भी बोला था, फिर अलील देख लिया, डोमिनेंट देख लिया, रिसेसिव देख लिया, फिर अपन ने देखा है फिनोटाइप है, जीनोटाइप है, उसके बाद कंडीशन को और क्या कंडीशन देखा अपन ने देखा होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन देख लिया, फिर दोनों सबको मिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसके इसके बाद वाले जो चीजें हैं ना भाई, देखो देयर आर मेनी मोर डेफिनेशंस प्रेजेंट इन द चैप्टर, बट दोज डेफिनेशंस आई कवर इन बिट्स एंड पार्ट्स इन अपकमिंग कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज अभी के लिए उसका मुझे नहीं लगता कि अभी वो इंक्लूड करना चाहिए। जो डेफिनेशन आपको अभी कॉन्सेप्चुअली जरूरत थे वो सारे बता दिए मैंने। अब जो पेंडिंग वाले डेफिनेशन है, कुछ कुछ अभी भी पेंडिंग है डेफिनेटली, वो मैं ना अब जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब मैं उसके बारे में उसके साथ कवर कर दूंगा। सो अभी तक आई होप सो आपको क्लियर है, बिकॉज ये एक पार्ट हो जाता है चैप्टर का। इसके बाद आता है मेंडल ने जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ले डाउन किए थे, इट वाज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इस वाले लेक्चर में तो अपन सिर्फ इसके बारे में जस्ट एक ओवरव्यू देखते हैं, और फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। ना लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या, जब भाई मेंडल इतना सब काम कर रहा था, इतना सब काम कर रहा था, तो फिर डेफिनेटली यू हैव टू हैव थिंग्स इन माइंड कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज द पैरामीटर, भाई एक्सप्रेशन कैसे दिख रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन, उसके कॉमन ऑब्जर्वेशन एक साथ लिए, और वो कॉमन ऑब्जर्वेशन को उसने एक साथ करके उसने कुछ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पुट फोर्थ कर दिया। अभी पुट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एग्जैक्टली क्या थे, तो हमारे पास जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है जो मेंडल ने पुट फोर्थ किए थे आर नथिंग बट 3 डिफरेंट लॉज। द वेरी फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ, आई एम सो सॉरी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बहुत इजी लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, सेकेंड लॉ वाज लॉ ऑफ segregation. Okay, second was law of segregation, and third is nothing but law of independent assortment. तो बच्चों नेक्स्ट मॉड्यूल में हम ये तीन लॉज बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी के मॉड्यूल में अपन ने क्या क्या किया भाई, अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया, मेंडल का कंट्रीब्यूशन देखा है, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या उसके थे, कौन सा प्लांट उसने सिलेक्ट किया, व्हाट आर द 7 डिफरेंट पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उसके बारे में डिटेल में पढ़े, कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली। अभी ये सारा लेक्चर जो है ये बेसिक है, ये बिना देखे आप आगे प्रोसीड मत करिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहता है आप रिवाइंड करिए, आप पीछे जाइए, वो बार बार देखिए, आपको आई थिंक वो समझ आ जाएगा। और फिर भी अगर बाई चांस आपको ना समझे, सो आफ्टर यू हैव वॉच्ड द वीडियो you can pin down your doubts in the comment section. I'll look over them and I'll answer you as early as possible. But make sure that you're covering this. Okay, ये वीडियो, ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप सो कि आपको मैंने जिस तरीके से अभी पढ़ाया है वो समझा होगा। बाय एनी चांस अगर कुछ डाउट रहेंगे, प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद अस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।